स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का यूथ मैनिफेस्टो विरोधियों के निशाने पर आ गया है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला ने जहां मैनिफेस्टो में लगी तस्वीर में हरमंदिर साहिब पर झाड़ू का लोगो लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कांग्रेस आपके यूथ मैनिफेस्टो को अपने विचार बताकर उन्हें चुराने का आरोप लगा रही है। मलेरकोटला बेदवे मामले में आम आदमी पार्टी का विधायक का नाम सामने आने के बाद केजरीवाल ने अकाली दल और बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने इसे आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। गुरु नगरी अमृतसर में युवाओं के लिए जारी 51 सूत्रीय मैनिफेस्टो को पूरी तरह के साथ लागू करने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी के वादे पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि गुरदासपुर दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी सरकार की ओर से जनता के साथ किए वादों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हम कहते हैं, मैं अपने मोबाइल फोन में लेकर घूमता हूँ। रोज सवेरे उठ के पढ़ लेता हूँ कि हमने जनता को क्या वादा किया था। हमने दिल्ली में कहा था बिजली के रेट आधे करेंगे। चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर हमने बिजली के रेट आधे कर दिए। हमने कहा था पानी मुक्त करेंगे, हमने पानी मुक्त कर दिया। वहीं विपक्ष अरविंद केजरीवाल के इन दावों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस और अकाली दल का दावा है कि केजरीवाल सिर्फ झूठ की सियासत करते हैं। दोनों पार्टियों ने यूथ मैनिफेस्टो में 25 लाख नौकरियां देने के वादे पर भी सवाल खड़े किए। केजरीवाल साहब वालों जो किया गया मैनीफेस्टो जारी, मैं समझदा निरा झूठ का बुलंदा लगता। एक शोशेबाजी, ड्रामेबाजी या कह लो मंगेरी लाल के सुपने दिखाने की आदत केजरीवाल साहब ने अजे भी छड्डी नहीं। पहला दिल्ली के लोगों का झुर्रू चल गया, हुण पंजाब च नहीं चलने वाला। हुण 25 लाख दी नौकरियां तो हिंदुस्तान सारे च नहीं मिलदियां, पंजाब च कल्ले च कित्थों दे देणगे। मंगेरी लाल के सपने दिखाए है। कोई चंगी सोच, कोई सियाणी सोच, कोई किसी तरह का भी कोई अगे चानना नहीं दिखाया आम आदमी ने। वही पुरानियां किसी बिटिया गल्लां। 25 लाख नौकरी की गल की है। पहला अकालियां ने 10 लाख नौकरी की गल की सी। किवें देनी है, कदों देनी है, कोई गल नहीं है कि ये टोटली मंगेरी लाल के सपने हैं ते किसी तरह की भी आम आदमी पार्टी को कोई चंगी सोच। मलेरकोटला मामला अब सियासी रडार पर है। आम आदमी पार्टी अपने विधायक पर उठे सवालों पर घिरती नजर आ रही है, तो वहीं विरोधियों को आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, दिल्ली से पंकज कपाही और अमृतसर से राजन गोसाई के साथ नेहा शर्मा, दी मीडिया। अपने पंजाब दौरे के दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल अकाली दल और कांग्रेस पर जमकर बरसे और कार्यकर्ताओं को 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और अकाली दल पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। पंजाब दौरे के दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल गुरदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2017 के सियासी घमासान के लिए तैयार रहने को कहा। इस दौरान केजरीवाल ने कांग्रेस और अकाली दल पर जमकर जुबानी तीर चलाए। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल आपस में मिले हुए हैं और उन्हें हराने के लिए लोगों को आम आदमी पार्टी का साथ देना होगा। बादलों का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, वहां कांग्रेस कमजोर कैंडिडेट खड़ा करेगी। जहां कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, वहां बादल कमजोर कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार चुनाव आप लोगों को लड़ना है। हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हम बहुत आम आदमी हैं, कोई रिसोर्सेस नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए नया पंजाब बनाने की खातिर पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी की मदद के लिए आगे आना होगा। दिल्ली का चुनाव भी हम लोग नहीं लड़े थे, दिल्ली की जनता चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की जनता ने पैसा लगाया था, दिल्ली की जनता ने घर घर जाके वोट मांगे थे। आप लोगों को भी घर घर जाके वोट मांगने पड़ेंगे। हम सब लोगों को मिलकर अगर नया पंजाब बनाना है तो
केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से कांग्रेस और अकाली दल के खिलाफ वोट करने की अपील की है। गुरदासपुर से राजन गोसाई, जी मीडिया। वहीं पंजाब दौरे पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब फगवाड़ा पहुंचे तो उन्हें अपने खिलाफ प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ा। फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मलेरकोटला में धार्मिक पुस्तक की बेअदबी के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों में रोष है। बेअदबी के आरोप में पकड़े गए आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ उंगली उठा रहे हैं, जिसके बाद फगवाड़ा में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और आम आदमी पार्टी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बेअदबी में शामिल आरोपी विधायक को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। और हमारी मांग है कि जो विधायक जिसका नाम एक्सप्लोज हुआ है, जिसका नाम इस बेअदबी कांड में आया, जो मलेरकोटला के कार्यकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो हम मलेरकोटला में भी विरोध करेंगे। समय रहते अगर कार्रवाई नहीं होती तो प्रदर्शनकारियों ने पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों का विरोध करने का ऐलान किया है। पंजाब में कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम होगा, हम बिल्कुल शांतमय तरीके से, शांति के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, बस उसके सामने जाके अपने काले झंडे लेके आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे और पूरे पंजाब में इसका असर केजरीवाल को देखने को मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक पर धार्मिक पुस्तक की बेअदबी कराने का आरोप लगा है। फगवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मलेरकोटला बेअदबी मामले को सियासी साजिश करार देते हुए विरोधी पार्टियों पर जमकर सियासी हमला बोला है। आम आदमी पार्टी की ओर से बनाए गए यूथ मैनिफेस्टो पर सियासत शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के लिए बनाए गए 51 सूत्री मैनिफेस्टो के एक प्रोग्राम को लागू करने का दावा किया है। मलेरकोटला में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक का नाम आने के बाद इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है और विरोधी दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर जहां आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, तो वहीं इस दरमियान कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले की जांच जुडिशियल कमीशन से करवानी चाहिए, जबकि अकाली दल निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को इसके पीछे सियासी साजिश नजर आ रही है। देखो, पहली गल तो मलेरकोटले की घटना नाल अकाली दल जां पंजाब सरकार का कोई हथ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नूं जे किसी फीडबैक मिली है, उसकी जांच हो रही है। इन्हां नूं जांच का सामना करना चाहिए। वो तो बजाय इस गल भी सरकार से दोष लाउण, अकाली दल बीजेपी से दोष लाउण, वो जांच दे विच जे झूठ होऊगा तो फिर बिल्कुल झूठा केस नहीं। पंजाब सरकार का हमेशा एक सिस्टम रहा, झूठा किसी ने फसाया नहीं, सच्चे जे कोई होवे तो छड्डिया नहीं। देखो, इस वास्ते पंजाब पुलिस है इस अकाली सरकार के दबाव ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी कर सकती है। बट टू बी फेयर, आ ਜਿਹੜਾ एक बहुत ही गंभीर ਤੇ संवेदनशील मुद्दा है, ਇਹਦੇ वास्ते मैं समझदा भी पंजाब सरकार वास्ते भी ਤੇ ਈਵਨ आम आदमी पार्टी वास्ते भी अच्छा होगा भी एक किसी सिटिंग जज ਦੇ ਅਧੀਨ इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी वे टाइम बाउंड तरीके नाल, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। पूरी ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ कि ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ। म्यूनसिपैलिटी के प्रधान ने जो कुछ दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਈ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। वहीं कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने भी डीजीपी के साथ मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सियासी फायदे के लिए लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं और इस मामले को लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी और अकाली दल दोनों को घेरा। एजेंसी से इत्थे जांच करे और ये गल पता लगनी चाहिए है कि किन्ना लोगों का हाथ है। मैं तो बरगाड़ी कांड की भी गल की थी। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पर विरोधी दल कांग्रेस और अकाली दल ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दोनों ही पार्टियों का कहना है कि ये मैनिफेस्टो हकीकत से परे है।
चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया। मलेरकोटला बेअदबी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा से मिले और जांच में सहयोग देने का भरोसा दिया। जवाब में डीजीपी अरोड़ा ने भी विश्वास दिलाया कि जांच पूरे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा को मिलकर मलेरकोटला में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। मलेरकोटला में धार्मिक पुस्तक की बेअदबी मसले को लेकर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने आरोपी विधायक सहित सूबे के डीजीपी से मुलाकात की है। चंडीगढ़ में डीजीपी के साथ मुलाकात के बाद संजय सिंह ने बताया कि अगर उनके विधायक के खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन झूठे आरोप लगाकर बदनाम ना किया जाए। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है और इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरह से हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई भी, हमने क्लियरली उनको बोला है, कहीं भी कोई भी ऐसा कंटेंट्स मिल जाए जहां पर ग्रंथ की बेअदबी की कोई बात आ जाए तो मैंने खुद उनको बोला है जी मेरे को फांसी पे चढ़ा देना, मैं तैयार हूं। अगर हमारे विधायक ने कोई भी ऐसा एविडेंस उसके खिलाफ मिलता है जिसमें उसने धर्म ग्रंथ की बेअदबी की बात कही हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए, मनी ट्रांजैक्शन जिसकी बात हो रही है उसका एविडेंस मिल जाए, आप उठा के फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन ऐसे झूठे आरोप नहीं लगने चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पूरे प्रकरण की फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। अब आगे देखते हैं क्या होगा। उधर पंजाब के डीजीपी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है, ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को फ्री एंड फेयर जांच का भरोसा जरूर दिया। देखिए, these are the issues which are under investigation and it is never shared. So I'm sorry I will not be able to share this part. But कल 5 that we have to ask the investigating officer. But I can assure you that what I have told them कि we will definitely conduct free, fair and impartial investigation. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिशें लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन विरोधी इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें बदनाम करना है, कोई और तरीके ढूंढ लो। कुरान को तो मत फाड़ो। कुरान सबके लिए पवित्र है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए पवित्र है कुरान, सबके लिए पवित्र है गुरु ग्रंथ साहिब, सबके लिए पवित्र है बाइबल, सबके लिए पवित्र है गीता, सबके लिए पवित्र है रामायण। वो मैं बताना चाहते थे, बदनाम करना चाहते थे। इन्होंने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है पिछले कुछ सालों के अंदर। कई जगह मेरे ऊपर स्याही फेंकी इन लोगों ने, कई जगह मेरे ऊपर हमले किए इन लोगों ने। इन लोगों ने मेरे ऊपर लात घूंसे से हमले किए, फिर से कर लेते, फिर से मेरे ऊपर स्याही फेंक देते, कुरान को तो छोड़ देते। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। राजन गुसाई के साथ जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। मलेरकोटला बेअदबी मामले को लेकर संगरूर पुलिस ने आरोपी विजय कुमार के बयानों पर आप विधायक नरेश यादव को संगरूर पुलिस ने दिल्ली के मेहरौली के विधायक नरेश यादव के घर समन रिसीव करवा दिए। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में संगरूर पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायक को सम्मन जारी कर दिए गए हैं। मानो विवादों से आम आदमी पार्टी का चोली दामन का साथ हो गया है। इस बार संगरूर पुलिस ने आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल मलेरकोटला में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने आम आदमी पार्टी के विधायक के इशारे पर इस काम को अंजाम देने की बात कही है, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਸੀ ਵਿਜੇ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਫਾ ਮਿਸਲ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਜੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ। संगरूर पुलिस ने दिल्ली में नरेश यादव के घर पर समन रिसीव करवा दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को 11 बजे पेश होने की बात कही है। ऐसे में पुलिस भी उनसे पूछताछ के बाद ही अगली कार्रवाई करने की बात कह रही है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਨ ਨੋਟ ਕਰਾਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ आ जाऊगी उस तो बाद जो होगी कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। संगरूर पुलिस के मुताबिक आप पार्टी विधायक की पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि 5 जुलाई को नरेश यादव पुलिस के सामने पेश होंगे। संगरूर से सुमित जोशी, जी मीडिया। अब बात पठानकोट की करते हैं। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्नी हो गई हैं। सरहद और शहरी इलाकों के अलावा अन्य संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। पठानकोट में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से एक और हमले की इनपुट के बाद से सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर एरिया और शहर के अति संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने की मंजूरी दे दी गई है। सरहद के दुश्मन के नापाक इरादों को निस्तानाबूद करने की जिम्मेदारी अब तीसरी आंख के हवाले होगी। पाकिस्तान के साथ लगती सरहद समेत संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अब तैयारी है। इस हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब सरकार की ओर से सेकेंड डिफेंस लाइन बनाने की बात कही गई थी, जिस पर अमल शुरू हो चुका है। 75 लाख की लागत के साथ गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट के साथ लगते अहम ठिकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बॉर्डर के साथ लगते हुए विलेजेस में जो हमारे एरिया हैं उन पर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पंजाब पुलिस की तरफ से तैयार करेंगे आफ्टर BSF। तो उसके लिए अभी हमें पीछे फंड्स हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर एरिया के हैं, बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट, हमें फंड्स मुहैया हुए हैं और अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें किन किन पॉइंट पे ये कैमरे लगाने हैं। बॉर्डर एरिया जो हमारे इंटर स्टेट नाके हैं, सिटी सीलिंग नाके हैं और सिटी के कुछ एक मेन पॉइंट जो हमें लगते हैं कि थ्रेटेंड पॉइंट्स हैं, उन पे हम ये कैमरे लगाएंगे। सरहद पार से आतंकवादियों ने जिस तरह से पठानकोट हमले को अंजाम दिया था, उस समय हमारे सुरक्षा तंत्र पर भी सवाल खड़े हो गए थे। इसलिए अब और ज्यादा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पठानकोट से अजय महाजन के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बसों में महिलाओं, दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन्स के लिए सीट्स तो रिजर्व रखी गई हैं, लेकिन इस रिजर्व सीट्स पर ज्यादातर सामान्य नागरिकों का ही कब्जा रहता है। सीटीओ की बसेस में कई सीट्स जो हैं, फ्रंट सीट्स, वो महिलाओं और दिव्यांगों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, कोई भी यहाँ पे एक सिंपल साइन के बिना कुछ लिखा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को नहीं पता लगता है कि ये महिलाओं के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए ये सीट्स रखी हुई हैं। यहाँ चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बसों में महिलाओं, दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन के लिए बेशक रिजर्व सीट्स रखी गई हैं, लेकिन इन आरक्षित सीटों के लिए महिला यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हमारी टीम ने जब इसका जायजा लिया तो जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, उन पर पुरुष बैठे हैं, लेकिन उनकी दलील है कि उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि ये सीट्स रिजर्व्ड हैं। पता पूछे फिर लगे चढ़े। आपने पूछा था कंडक्टर से? हाँ। अच्छा, आपको भी नहीं पता कि यहाँ पे ये महिलाओं की सीट है या दिव्यांगों के लिए रिजर्व? अगर कुछ लिखा होगा तभी तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलता है। अच्छा, वैसे ही एक साइन बना हुआ है, इससे देखकर भी मालूम नहीं पड़ रहा? साइन तो या ध्यान नहीं जाता वहाँ? इतनी दूर कहाँ जाना, तो छोटा सा है, थोड़ा बड़ा करके लगाया जाए तो बढ़िया रहेगा। तो वहीं जिन बसों में रिजर्व सीट्स पर पुरुष या युवा बैठे थे, उन बसों के कंडक्टर अलग अलग बहाने करते नजर आए। किसी ने बस के साइज छोटा होने का बहाना बताया, तो किसी ने बस पुरानी होने की बात कही, और कई कंडक्टर तो कैमरा देखते ही रिजर्व सीट खाली करवाने लग गए। जेंट्स आके बैठ जाते हैं, उनको उठाते हैं जब लेडीज खड़ी होती हैं? बिल्कुल उठा देते हैं। हम पहले कह देते हैं कि ये महिलाओं के लिए सीट रखी है, पीछे जाओगे बैठो, महिलाओं की सीट खाली रखो। जब हमने हर रोज सीटीयू में सफर करने वाली महिलाओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि कई बार बसों में महिलाएं अपनी रिजर्व सीट खाली करवाने की बात करती हैं, तो ना तो बस कंडक्टर और ना ही ड्राइवर उनका पक्ष लेता है और मूक दर्शक बनकर तमाशा देखता रहता है। आंदे हैं बस पर कोई सीट वीट कोई देंदा नहीं है, खड़ी हैं तो खड़ी हैं। ये बाहर से आए हैं और यहाँ पे कोई कुछ लिखा नहीं हुआ कहीं पर भी कि ये महिलाओं की सीट है, दिव्यांग की सीट है, जिसकी वजह से उन लोग को, जो लोग बाहर से आते हैं, उनको नहीं ध्यान में रहता है कि ये सीट खाली छोड़नी है, क्योंकि महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है, जिसकी कारण ये कह सकते हैं सीटीयू की भी कहीं ना कहीं अनदेखी है, जिसके कारण महिलाओं को सीट्स नहीं मिलती हैं और उनको खड़े होकर बस में सफ़र करना पड़ता है। कैमरामैन दीपक के साथ नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़।
फसल बीमा योजना किसानों की फसल को जोखिम फ्री बनाने का काम करेगी, ये कहना है हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन से 4 फसलों का बीमा शुरू किया जा रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ सीजन की 4 फसलों से शुरू होने जा रही है। प्रदेश में धान पर अधिकतम प्रीमियम 500 रुपए रखा गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के मुताबिक हरियाणा में धान का प्रति एकड़ फसल का 25,000 रुपए का बीमा सिर्फ 500 रुपए में होगा। खरीफ की फसल से 4 फसलों का बीमा हम कर रहे हैं। एक धान 25,000 रुपए एकड़ का, कपास 24,000 रुपए एकड़ का, बाजरा 11,000 रुपये एकड़ का और मक्का 10,000 रुपये एकड़ का। जो धान का बीमे की किस्त है, प्रीमियम है, वो 500 रुपये है। धनखड़ ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा को हितकारी बताते हुए कहा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा पीएम फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहिए ताकि वो फसल के जोखिम से निश्चिंत हो सकें। और किसी भी तरह से अगर फसल का नुकसान होता है, चाहे आगजनी है, कोई ओलावृष्टि है, चाहे फ्लड है, किसी भी प्रकार की जिस भी प्रकार से फसल का नुकसान होगा, हर प्रकार के फसल का कंपनसेशन इसमें है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। हरियाणा के सभी किसानों ने इसका लाभ उठाना चाहिए। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने नशे पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा के युवा पंजाब के मुकाबले नशे की गिरफ्त में नहीं हैं। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा का नौजवान मेडल की ओर बढ़ता है, न कि नशे की ओर। हरियाणा बहुत जागरूक प्रदेश है। हरियाणा में आर्य समाज का बहुत प्रभाव रहा है। हमारे लोग शाकाहारी हैं। हमारे लोग पंजाब से की तुलना में इन विषयों की तरफ कम हैं। और मैं चाहूँगा कि हरियाणा का जो अपनी विशेषता है, जो हम ओलंपिक मेडल जीत के लाते हैं, सेना में जो सर्वाधिक हम चाहते हैं, हम भारत के सबसे अच्छे किसान हैं, हरियाणा ने अपने उसी गौरव को आगे बढ़ाते हुए बढ़ना चाहिए। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ दरअसल बहादुरगढ़ में ड्रेनों पर बने 6 पुलों का उद्घाटन करने आए थे। कृषि मंत्री ने अपनी सादगी का परिचय देते हुए झज्जर के समसपुर गांव में किसानों के साथ मिलकर खेत में बाजरा भी बोया। झज्जर से संजीत खन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के कथित मूर्थल रेप केस में एसआईटी ने हाईकोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट सौंपी है। हाईकोर्ट ने सरकार को 23 जुलाई तक का समय देते हुए स्टेटस रिपोर्ट देने के आदेश दिए। जाट आंदोलन और कथित मूर्थल गैंगरेप मामले में आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए यही कहा है कि जाट आंदोलन और आगजनी के दौरान उस आंदोलन ने जिसने प्रदेश की रूह तक को कंपा दिया, उसे हरियाणा सरकार लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के तौर पर ही क्यों देख रही है। और कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कोर्ट के निर्देशों का ही इंतजार हरियाणा सरकार क्यों कर रही है, अपनी तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि जबकि हरियाणा सरकार ये मान चुकी है कि उस समय मूर्थल में गैंग रेप हुआ है, तो अब यही जो है जिम्मेवारी बनती है कि जो दोषी हैं उनको अब सामने लाया जाए और कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए। और इस मामले में आज तकरीबन काफी देर जो है सुनवाई हुई। मीडिया रिपोर्टिंग के ऊपर भी जो है आज काफी टिप्पणियां की गई और कोर्ट ने यही माना है कि मीडिया को भी रिपोर्टिंग करते समय ये ख्याल रखना चाहिए कि जो सील कवर में चीज जो है कोर्ट को सौंपी गई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक उसे पब्लिश नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है आज झज्जर और बहादुरगढ़ के इलाका मजिस्ट्रेट की तरफ से भी आज जो ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में सौंपी गई है। और अब फिलहाल हाईकोर्ट ने जो है मामले की सुनवाई 23 जुलाई तक स्थगित कर दी है, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी है और पूरी रिपोर्ट जो है सौंपने के लिए और समय मांग लिया है। और हाईकोर्ट ने अब तक निर्देश जारी किए हैं कि पूरी रिपोर्ट जो है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 23 जुलाई तक सौंपी जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने आज कुछ सख्त टिप्पणियां जरूर की हैं और इस मामले की सुनवाई अब 23 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ में है शर्मा, जी मीडिया, छत्तीसगढ़। हरियाणा में जाट समेत 6 जातियों के आरक्षण पर लगे स्टे को हटाने के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। लंच से पहले और लंच के बाद हुई बहस के बाद सुनवाई को 7 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। जाट आरक्षण मामले में आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक को बरकरार रखते हुए कोई भी राहत नहीं।
जाट आरक्षण पर लगी रोक हटाने की कोशिश फिलहाल सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही। इस मसले पर सोमवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई की। सरकार ने कोर्ट को बताया कि आरक्षण पर रोक के चलते सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन का प्रोसेस प्रभावित हो रहा है। काफी समय तक बहस हुई है, लंच के पहले भी, लंच के बाद भी, और अब बहस 7 तारीख को जारी रहेगी। 7 तारीख को लंच के बाद इस मामले को निश्चित किया है। वहीं दूसरे पक्ष ने हरियाणा सरकार की अपील का विरोध किया। याचिका पक्ष ने कहा कि सरकार ने जाट आरक्षण का फैसला दबाव में लिया है। इस फैसले की कोई कानूनी वैधता नहीं है। फिलहाल मामले की सुनवाई जो है वो 7 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है और फिलहाल कोई भी राहत जो है किसी पक्ष को नहीं दी गई है और इस मामले की सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी, जब हरियाणा सरकार अपनी दलीलें और बहस जारी रखेगी। हिसार नगर निगम की बैठक हुई जिसमें पार्षदों ने हंगामा किया। इस बैठक में हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और कुछ देर के लिए सांसद दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे। हिसार नगर निगम की आज बैठक हुई जिसमें सड़कों की बदहाली, सीवरेज लीक समेत कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। सोमवार को हिसार नगर निगम की बैठक हुई। बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर, डीसी के अलावा हिसार से विधायक और सीपीएस डॉक्टर कमल गुप्ता और इनेलो के हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। नगर निगम की इस बैठक में पार्षदों का हंगामा भी देखने को मिला। पार्षदों ने शहर में सड़कों की बदहाली, भैंसों की डेयरी की वजह से सीवरेज ब्लॉक समेत कई मुद्दे उठाए। हमारे नगर निगम की तरफ से क्या फॉलो किया गया है, क्या हमने कोई लेटर लिखा है सरकार को, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जान जारी है पशुओं के कारण। और शहर में पशु लड़ते हैं ना आखिरी में, चाहे वो गाय हो, सांड हो, उनके आप देख लो 8-10 पशु तो आपने। स्थानीय विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने इनेलो के पार्षदों का जवाब दिया और अलग अलग मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। वीक और 10 डेज मिल जाए, इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है तो अपने 4 पार्षद नगर निगम की बैठक के दौरान हंगामा भी हुआ। पार्षदों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा वाले कामों को भी अधिकारी लटकाने का काम कर रहे हैं। हिसार से महेंद्र सिंह के साथ कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। कुरुक्षेत्र में पुलिस भर्ती के दौरान ड्रग के ओवरडोज से हुई 3 युवकों की मौत के बाद हरियाणा सरकार नशे को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार ऐसे मामलों में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। कुरुक्षेत्र में पुलिस भर्ती के दौरान ड्रग्स के सेवन की शंकाओं को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है। पंजाब में नशे को लेकर मचे सियासी शोर के बीच हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। कुरुक्षेत्र में पुलिस की भर्ती के दौरान युवाओं के ड्रग्स सेवन का मामला सामने आया था, जिसके बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस पर गंभीरता से ले रहे हैं। अनिल विज ने बताया कि सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, इसलिए इस तरह के वाकयों पर अंकुश लगाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसके खिलाफ सख्त हुई है। जिस दिन पहले दिन ही मामला हुआ था, मैंने वहाँ के सीएमओ से भी बात की थी और मेरी टीम ने लगातार वहाँ जाकर रेडिंग भी की है और पुलिस विभाग ने भी अपनी पूरी सख्ती अपना रखी है। स्वास्थ्य विभाग के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी एक्शन में आ गया है। आयोग ने अपने स्तर पर एक टीम कुरुक्षेत्र में लगा रखी है जो नशे के सहारे पुलिस भर्ती का लक्ष्य हासिल करने की फिराक में है। कि अगर कोई भी बच्चा किसी प्रकार की मेडिसिन, नशीली दवाई इस टेस्ट को पास करने की योजना के तहत प्रयोग करेगा तो उसको हम डिस्क्वालीफाई करेंगे। ये हमारे ऑलरेडी जब से भर्ती प्रक्रिया शुरू की है तभी से मेंशन, ये आज अभी नहीं किया हमने, शुरू से इसके अंदर 3 युवकों की मौत के बाद से ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी हरकत में आ गया है। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। रेलवे कर्मचारियों ने 11 जुलाई से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। ये हड़ताल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में बुलाई गई है और इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई है। 11 जुलाई को रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए हरियाणा के हिसार में कर्मचारियों की एक बैठक हुई।
7वें वेतन आयोग के खिलाफ रेलवे कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल के लिए हिसार में भी रेलवे कर्मचारियों ने कमर कस ली है। इस बाबत हिसार में रेलवे कर्मियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 11 जुलाई को ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का फैसला किया गया है। कर्मचारियों का दावा है कि पैसेंजर हो या मालगाड़ी 11 जुलाई को ट्रैक पर नहीं चलने देंगे। देश के मजदूर इस वेतन आयोग को सिरे से खारिज कर रहे हैं। एनपीएस खत्म करना, पुरानी पेंशन स्कीम रेल में लागू की जानी चाहिए डिफेंस की तरह। तीसरा है वेतन का फिटमेंट फार्मूला चेंज करना। यदि इन 3 मांगों को गंभीरता से सरकार नहीं लेती है और इस मांग पर ठोस निर्णय नहीं देती है तो 11 जुलाई से रेल का चक्का जाम हो। सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा कर्मचारी महासभा, C2, इंटक जैसे संगठनों ने रेलवे कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया है। 11 जुलाई को पूरा देश का रेल का कर्मचारी हड़ताल करेगा और 11 जुलाई को ही पूरे केंद्र का जो कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा। और जिसके अंदर जो मुख्य मांग है कि 7वां वेतन आयोग सरकार ने भी घोषित किया है, उसके अंदर कर्मचारियों को काफी बड़ा नुकसान होने को जा रहा है। रेलवे कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। इससे पहले डॉक्टर्स हड़ताल कर चुके हैं। हिसार से कैमरामैन प्रदीप के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। मेवात जिले के रोजका मेव गांव का सेमिनार का राष्ट्रपति भवन से आई टीम ने दौरा किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने हरियाणा के जिन 5 गांवों को गोद लेने का ऐलान किया है, उनमें से रोजका मेव गांव भी शामिल है। आज मेवात के रोजका मेव गांव का दौरा राष्ट्रपति भवन की ओर से आई टीम ने किया। गौरतलब है कि इस गांव को सीधे राष्ट्रपति भवन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से मेवात के गांव रोजका मेव को विकसित करने के लिए गोद लेने के बाद सोमवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से गांव में एक टीम आई, जिसने गांव का दौरा किया। 6 सदस्यों वाली इस टीम ने गांव के हालातों का जायजा लिया। टीम ने इस गांव के विकास के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से भी इसमें मदद मिलने की उम्मीद जाहिर की। एक शुरुआत कर रहे हैं रोजका मेव में, जहां पे राष्ट्रपति जी के आदेश से हम राष्ट्रपति भवन को गांव के साथ जोड़ रहे हैं और यहाँ पे हम विकास का कार्य करेंगे। जिस एंथुजियाज्म से सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट ज़रूर बहुत सक्सेसफुल होगा। अपने गांव के राष्ट्रपति भवन से जुड़ने के बाद गांव के लोगों को भी पूरी उम्मीद है कि अब उनके गांव का विकास होगा और उनका भविष्य सुधरेगा। हमारे गांव में दिल्ली से टीम आई है और सबसे पहला पानी, बिजली, स्कूल, उम्मीद है हमारे गांव का विकास हो। हमारे यहाँ पे टीम आई है। इससे पहले 2 तारीख को राष्ट्रपति भवन में हमारे सरपंच साहिबा वहाँ पे गई थी और पूरे ही देश में से 5 गांवों को राष्ट्रपति जी ने जो गोद लिया है, उसके लिए हमारे गांववासी बहुत खुश हैं। राष्ट्रपति भवन से जुड़ने के बाद रोजका मेव गांव का और ज़्यादा विकास होगा। गांव के लोगों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन की भी इसमें मदद मिलेगी। अनिल मुहैया के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। करनाल के एक राइस मिल ने 2 अलग-अलग नामों से फर्म बनाकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। आरटीआई में मांगी सूचना में ये खुलासा हुआ। करनाल में एक ही राइस मिल की ओर से 2 अलग-अलग नामों से फर्म बनाकर खाद्य आपूर्ति विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। राइस मिल की ओर से खेले जा रहे इस खेल का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। करनाल में एक राइस मिल पर खाद्य आपूर्ति विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का आरोप लगा है। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ कि राइस मिल ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। इसमें पैडी दे ही नहीं सकते, बिल्कुल भी ये नियमों के विपरीत है। इसमें अधिकारियों ने मिलीभगत की है और मिलीभगत करके ये सारा काम किया है। इसमें अधिकारियों को भी अच्छा मुनाफा हुआ है और जो मालिक है इसके राइस मिलों के, उनको भी बहुत मोटा मुनाफा हुआ है। कैसे जानकारी हासिल हुई है? ये आरटीआई के तहत मैंने जानकारी ली थी। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री करणदेव कंबोज के मुताबिक मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होगा और फैसले के बाद कार्रवाई होगी। कोर्ट में विचाराधीन है मामला और जो लोग इसमें शामिल थे उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और उस पर जो है ना कोर्ट में कार्रवाई चली है। जो भी कोर्ट अदालत उसका जो भी फैसला करेगी, क्योंकि अब ये मामला जो है ना अदालत के विचाराधीन है और अदालत ही इसमें जो फैसला करेगी सरकार उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया है। इसमें अधिकारियों की भूमिका भी शक के दायरे में है। हालांकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। करनाल से कमरजीत विर्क के साथ यशराज, जी मीडिया। ढाका के डिप्लोमेटिक जोन के एक रेस्टोरेंट में शुक्रवार रात आईएसआईएस के हमले में मारी गई भारतीय लड़की तारिशी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। तारिशी को केंद्रीय मंत्री, हरियाणा कैबिनेट के मंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी हमले की शिकार हुई तारिशी जैन का आज गुड़गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोमवार सुबह बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भारतीय लड़की तारिशी जैन का शव दिल्ली लाया गया, जिसके बाद शव को गुड़गांव ले जाया गया, जहां तारिशी के पिता संजीव जैन का घर है। यहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और हरियाणा के बीजेपी प्रभारी अनिल जैन सहित बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद तारिशी के शव को अंतिम संस्कार के लिए सेक्टर 29 के शमशान घाट ले जाया गया। रामविलास शर्मा और एमएस बिट्टा ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत पर जोर दिया है। आतंकवाद की जो भाषा है, ये ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ईसाई है। बेगुनाहों का कातिल आतंकवादी है और उसके लिए सख्त सजा होनी चाहिए और पूरी दुनिया को अब इकट्ठा होने का वक्त आ गया है। आप देखिए कि एक जगह पे वाकया नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बगदाद में हो रहे हैं, जर्मनी में कौन सी ऐसी जगह बची है। दुनिया कब जागेगी, कब हिंदुस्तान की दुनिया की पॉलिटिकल पार्टियां जागेगी कि आतंकवाद के खिलाफ ज्वाइंट हैंड अगेंस्ट टेररिज्म की हमने आवाज़ उठानी है। 18 साल की ये बेटी तारिशी, उनकी माँ की हालत देख रहे हैं एयरपोर्ट से लेके आने तक। ये भारत सरकार और हरियाणा, ये बहुत दुखद और चिंताजनक घटना हुई है आज तो भी। तारिशी जैन ने ढाका के अमेरिकन स्कूल से 12वीं पास की थी और अमेरिका के कैलिफोर्निया की बर्कले यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। शिमला पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मीडिया के साथ मुखातिब हुए और सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर कई ऐलान किए। हिमाचल प्रदेश को मिले 56 नेशनल हाईवे की केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शिमला में मीडिया से मुखातिब हुए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने सूबे को 2 साल में 60 नेशनल हाईवे दिए हैं, जिसमें हालिया दिनों में मिले 56 नेशनल हाईवे को केंद्र ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। नड्डा के मुताबिक 56 नए नेशनल हाईवे 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। पिछले 2 सालों में मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने हिमाचल में सड़कों की जाल बिछाने में एक विशेष योगदान किया है और केंद्र सरकार का आशीर्वाद मिला है। पिछले साल 4 नेशनल हाईवे घोषित हुए थे, इस साल 56 हुए हैं। कुल मिलाकर के 60 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश को मिला है। केंद्रीय मंत्री ने डीपीआर के मुद्दे पर राज्य सरकार के ढीलेपन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि संबंधित प्रोजेक्ट्स को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द डीपीआर बनाकर भेजना चाहिए। हमारा प्रयास है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इनकी डीपीआरस बनाए और डीपीआरस बना करके केंद्र सरकार को दे और साथ ही साथ कंसल्टेंट्स डीपीआर के लिए नियुक्त करे ताकि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो सके। नड्डा ने दावा किया कि पहली बार केंद्र की किसी सरकार ने हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्य के लिए इतनी बड़ी तादाद में राष्ट्रीय उच्च मार्गों की अनुमति दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकार से कहा कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की डीपीआर जल्द तैयार करके भेजे ताकि इन योजनाओं को समय रहते शुरू किया जा सके। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।
मनाली में स्कूल और कॉलेज के कुछ छात्रों ने मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाया है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ शहर की कई छोटी बड़ी समस्याओं को सुधारने और लोगों को जागरूक करने का अनूठा प्रयास कर रहा है। मनाली की खूबसूरती को बचाने की खातिर कुछ युवा, बुजुर्ग और छात्र सोशल मीडिया के जरिए एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। साफ सफाई कर रहे ये लोग किसी एजेंसी या कंपनी के नहीं, बल्कि ये हैं स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, जिन्होंने मनाली को बचाने की जिम्मेदारी उठाई है। ये अभियान महज साफ सफाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनाली को खूबसूरत बनाने के लिए पौधारोपण भी करते हैं और मनाली आने वाले सैलानियों का मार्गदर्शक भी बनते हैं। नदियों के किनारे लगे कई तरह के चेतावनी भरे बोर्ड्स को अनदेखा कर आगे बढ़ने वाले लोगों को भी जागरूक करते हैं। हम सीख रहे हैं कि साफ सफाई करते जो भी कुछ होता है मनाली के अंदर, उसको कैसे करना, सब कुछ सीखते हैं यहाँ पर। यूजली जो भी होता है, एक संस्था होता है, वो लोग कंप्लेंट्स करते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वे क्या कर रहे हो, पर हमारा ऐसा नहीं है। हम लोग कुछ देखते हैं, हम लोग जो भी जवाब देना है हम सिर्फ मतलब कि काम करके दे रहे हैं। फील्ड वर्क हमारा ज़्यादा है और बच्चों का सहयोग है सारा कुछ इसमें। हमने 2 से शुरुआत करी थी, आज लगभग आंकड़ा 150 के पार हो गया है और हज़ारों का हमें समर्थन भी मिल रहा है। हम ग्राउंड पे रियलिटी में प्रैक्टिकल काम करना ज़्यादा वो उस पर जोर दे रहे हैं, मतलब सिर्फ भाषणबाजी नहीं कि बस बड़े बड़े ये। दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी हो या किसी को कानून का दायरा और नियम समझाना हो तो इन छात्रों से बेहतर कौन बता सकता है। एक फूल देकर सड़क के नियम तोड़ने वालों को आगाह किया जाता है और अनाथ बच्चों के जीवन में खुशियां भी अलग ही अंदाज से लाई जाती हैं। इन छात्रों का सहयोग दे रहे हैं कई स्कूल कॉलेजों के प्रिंसिपल और अध्यापक, जो छात्रों की हौसला अफजाई भी करते रहते हैं। हमारा सेव मनाली एक छोटा सा परिवार था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसकी संख्या अब काफ़ी हो गई है, जो अभी आपने पहले भी सुना है। और इसमें खाली हमारे छात्र छात्राओं का ही समर्थन नहीं है, इसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं। खासकर पशुओं को, जैसे मैं चिकित्सक हूँ तो पशुओं की सेवा, खासकर आवारा पशु हों जिनमें आपकी गाय आ गई, भैंसें आ गई, हमारे आवारा कुत्ते हैं, और तो उनकी देखरेख करना, उनको एक स्वस्थ सुविधाएं देना, वो मेरा लक्ष्य है। सेव मनाली की मुहिम से जुड़े लोग महज वादों और पब्लिसिटी के बजाय जमीनी हकीकत पर उतरकर काम कर रहे हैं। मनाली से संदीप सिंह, जी मीडिया। दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा आज 400 करोड़ के कथित टैंकर घोटाले में पूछताछ के लिए एसीबी के सामने पेश हुए। 400 करोड़ रुपए के कथित टैंकर घोटाले में दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने एसीबी पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बचाने का आरोप लगाया है। दिल्ली के टैंकर घोटाले में आज एसीबी ने केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा से पूछताछ की। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर एसीबी ने पूछताछ की। पूछताछ के लिए कपिल मिश्रा पूरे तामझाम के साथ एसीबी ऑफिस पहुंचे। कपिल मिश्रा के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकार के दौरान कथित तौर पर दिल्ली जल बोर्ड में टैंकर घोटाला हुआ था। बीजेपी का आरोप है कि कपिल मिश्रा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को जारी करने में देरी की। 13 जून को कपिल मिश्रा ने कथित टैंकर घोटाले की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल को भेजी थी। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि आम आदमी पार्टी इसे सोची समझी सियासत करार दे रही है और बेवजह इस मामले में शर्मा को घसीटे जाने का आरोप लगा रही है। विजेंद्र गुप्ता ने इससे पहले भी टैंकर घोटाले को लेकर आप और कपिल मिश्रा को कटघरे में खड़ा किया है और उनकी शिकायत पर ही एसीबी ने कपिल मिश्रा से पूछताछ कर जानकारियां ली है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर शीला दीक्षित और आरोपी कंपनियों को बचाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगाया है। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। मंगलवार को सुबह 11 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए मंत्री शपथ लेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जबकि अच्छा काम करने वाले कुछ मंत्रियों के कद बढ़ाए भी जा सकते हैं। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलें अब खत्म हो गई है। कल सुबह 11 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे मोदी कैबिनेट के इस विस्तार में चुनाव का असर दिखेगा।
कैबिनेट में कई नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है, कई मंत्रियों का प्रमोशन तो कई के विभाग बदले जा सकते हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और संजीव बालियान का प्रमोशन हो सकता है। सहारनपुर के सांसद राघव लखनपाल और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और उत्तराखंड से अजय टम्टा को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। शिवसेना के एक सांसद और महाराष्ट्र के दलित नेता रामदास आठावले को कैबिनेट में एंट्री मिल सकती है। बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव, उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे और पार्टी प्रवक्ता एमजे अकबर को भी मंत्री बनाने की चर्चा है। वहीं ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का प्रमोशन हो सकता है। असम से सर्बानंद सोनोवाल की जगह किसी नेता को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। कैबिनेट में होने वाले फेरबदल में कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कलराज मिश्रा, नजमा हेपतुल्लाह, रामशंकर कठेरिया और निहाल चंद की छुट्टी हो सकती है। प्रधानमंत्री सहित फिलहाल सरकार में 66 मंत्री हैं, जबकि संविधान के अनुसार मंत्रियों की संख्या 82 तक हो सकती है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों से मुलाकात करके उन्हें जीत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। दिल्ली के मानेकशा सेंटर में पीएम मोदी ने रियो ओलंपिक दल में शामिल खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम ने ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से अलग अलग मुलाकात भी की। कुछ खिलाड़ियों को ऑटोग्राफ भी दिए। कुछ खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। भारत इस बार ओलंपिक के लिए अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। भारत के 100 से ज्यादा खिलाड़ी 13 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। 2012 लंदन ओलंपिक के लिए भारत ने 83 खिलाड़ियों का दल भेजा था। बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके निशानेबाज अभिनव बिंद्रा रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजावाहक होंगे। ब्राजील की राजधानी रियो में 5 से 21 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक खेलों में 200 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। सोमवती अमावस्या के मौके पर कुरुक्षेत्र में सुबह से ही आस्था का सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। सोमवती अमावस के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाई। धर्मनगरी के नाम से मशहूर कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। इस मौके पर देश भर के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर पहुंचे, जहां लोगों ने स्नान किया और बाद में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान भी किए। ऐसा माना जाता है कि अमावस के दिन पांडवों ने भी यहाँ पूजा की थी। उस दौरान सोमवती अमावस काफी समय के बाद आती थी, इसीलिए पांडवों ने श्राप दिया था कि कलयुग में सोमवती अमावस जल्दी आया करेगी। यहाँ पर सोमवती अमावस पर पितृ शांति के लिए पिंडदान करवाने के लिए आए हैं। इसका सोमवती अमावस का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने अपने पितरों की शांति के लिए पूजा और पिंडदान भी किए और धर्मनगरी में आकर मन को शांति मिलती है। हम यहाँ सोमवती अमावस के दिन पर्व पे यहाँ नहाने आए हैं। ये बहुत सालों में बहुत टाइम बाद पड़ती है। इसका बड़ा उत्सव मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी तीर्थों पे आज सोमवती अमावस का बड़ा भारी महत्व है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस है। इस दिन अपने पितरों को सभी लोग पितृ तर्पण पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। सलमान खान अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। सलमान खान के रेप वाले बयान को आमिर खान ने संवेदनहीन बताया है। सलमान खान और उनके दोस्त मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान के बीच ठन गई है। आमिर ने सलमान खान के रेप वाले बयान को संवेदनहीन बताया है। अपनी फिल्म दंगल के पोस्टर रिलीज के मौके पर पत्रकारों ने उनसे सलमान खान के कमेंट के बारे में पूछा। आमिर ने कहा, सलमान का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनहीन था। I feel what he said was rather unfortunate and rather insensitive. सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह ने आमिर खान के रुख की तारीफ की है।
सलमान खान के खिलाफ उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। आमिर खान ने अपनी फिल्म दंगल के पोस्टर रिलीज के मौके पर सलमान खान को निशाने पर लिया। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नितिका महेश्वरी, सी मीडिया। और अब बात मौसम की। आपके शहर में कैसा रहा मौसम का हाल, ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर बारिश की दस्तक ने पारा 35 डिग्री तक लुढ़का दिया है। आए दिन मौसम करवट ले रहा है। मैदानों में भी कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश दस्तक दे रही है। बावजूद इसके गर्मी के तेवर कमोबेश पहले जैसे बरकरार हैं। हिसार की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में 32 डिग्री सेल्सियस, गुड़गांव में भी 31 और चंडीगढ़ में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पंजाब की बात करें तो बठिंडा में भी 32 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि अमृतसर में 31 और लुधियाना में पारा 29 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर पटियाला में पारा 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मनाली में 27 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदानों में पारा गिरा जरूर है, लेकिन मनाली और श्रीनगर में तापमान कमोबेश पहले जैसा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।